नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का फाउंडेशन के इस स्पेशल सत्र में जिसमें हम लोग मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं यूपीएससी के द्वारा ईएसआईसी और ईपीएफओ इन दो विभागों के लिए जेटीओ पोस्ट के लिए कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी पद के लिए लिखित परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं उनका साक्षात्कार लिया जाना है। तो ऐसे अभ्यर्थी अभ्यर्थी जो निरंतर प्रयासरत हैं और लगातार तैयारी कर रहे हैं उन लोगों का एक मॉक इंटरव्यू हमने कंडक्ट करना शुरू किया, जिसे हम प्रति वीक कंडक्ट करते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ में मॉक इंटरव्यू के जो प्रतिभागी हैं, अ, कन्हई कुमार साव जी, जो कि पश्चिम बंगाल से हैं और वे आज के हमारे इस मॉक इंटरव्यू के प्रतिभागी हैं। कन्हई कुमार साव जी, आपका आज के इस मॉक इंटरव्यू में बहुत बहुत स्वागत है। आपको सर, आवाज मैं आ दिख रही है पा रहा सर? हूँ। स्पष्ट आवाज आ रही है? जी। जी सर। आप कंफर्टेबल है? जी सर। सर, मेरी वीडियो आ रही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है कन्हई जी, आप हमें अपने बारे में जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप नमस्कार महोदय। जी नमस्कार नमस्कार। आप बिल्कुल कंफर्टेबल होके बैठ जाएं, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग कुछ 15-20 मिनट इस पद से संबंधित, इस विभाग से संबंधित और इस कैडर से संबंधित कुछ चर्चा करेंगे, तो इसलिए आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं, ताकि हम फिर बात को आगे बढ़ा सके, चर्चा को आगे बढ़ा सके। जी महोदय। महोदय, मेरा नाम कन्हई कुमार साव है। मैं पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के भदेश्वर नगर का निवासी हूँ। मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा स्थानीय स्कूल महात्मा गांधी विद्यापीठ हिंदी हाई स्कूल से संपन्न किया है। और मैंने अपनी स्नातक की पढ़ाई बैरकपुर राष्ट्रगुरु सुरेंद्रनाथ कॉलेज से प्राप्त किया है। और मैंने अपनी स्नातक की पढ़ाई और मैंने हिंदी अनुवादक की पढ़ाई मैंने इंदिरा गांधी ओपन विश्वविद्यालय से संपन्न किया है। महोदय, मेरी रुचि हिंदी में कविता लेखन रही है। और अ, मैं ये हिंदी में अनुच्छेद लेखन भी करता हूँ, जिसे मैं अपने ही राज्य के बहुत सारे जो हिंदी अखबार है उसमें मुझे अनुच्छेद लेखन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कुछ लेकर के आए हैं आप? कोई ऐसा कोई अनुच्छेद जो आपने लिखा हो, या ऐसी कविता जो आपकी कहीं प्रकाशित हुई हो? नहीं महोदय, लेकर तो नहीं आया हूँ, बट मुझे याद है। अच्छा अनुच्छेद लेखन और कविता याद है मुझे। अच्छा। तो क्या ऐसा क्या प्रभाव रहा कन्हई जी आपके ऊपर, कि मतलब आप कविता लेखन की तरफ बढ़े और आपने कविता लेखन शुरू किया? कोई ऐसे विशेष कवि का प्रभाव या किसी ऐसी विशेष घटना का प्रभाव? जी महोदय। महोदय, जब मैं स्नातक की पढ़ाई पढ़ रहा था तो उस समय मेरी जो शिक्षक थे, डॉक्टर विजेता मैम, उनसे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित था। वो हमेशा हम मुझे हिंदी में लेखन के लिए आगे बढ़ाती थी और मुझे तरह तरह के विषयों की कविता कैसे लिखना है वो खुद भी लिखती थी, तो मैं उनसे ज्यादा ज्यादा प्रभावित होता रहा। और मैं उनके ही मार्गदर्शन में बहुत सारी कविताएं लिखा हूँ, जो मुझे हमारे कॉलेज के मैगजीन में भी छपी है और न्यूज़पेपर में छपी है। तो मैं उनसे ज्यादा प्रभावित रहा हूँ, अपने शिक्षक से। आपने एक वाक्य बोला कन्हई जी, कि मैं जब जी स्नातक की पढ़ाई पढ़ रहा था। तो अगर हम लोग हिंदी व्याकरण के दृष्टिकोण से देखें तो यह वाक्य शुद्ध है। मेरे हिसाब से सही होगा सर। जैसे अगर दो वाक्य आपको हम दें कि मैं स्नातक की पढ़ाई कर रहा था और मैं स्नातक की पढ़ाई पढ़ रहा था, तो इन दोनों में क्या अंतर होगा, और व्याकरणिक दृष्टिकोण से कौन सा वाक्य ज्यादा शुद्ध माना जाए? और मेरे हिसाब से सर, मैं स्नातक की पढ़ाई पढ़ रहा था। अच्छा। आपने हिंदी विषय के साथ में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों हिंदी में। जो आपने परीक्षाएं उत्तीर्ण करी हैं, जो दोनों डिग्री आपके पास है, वो जी। हिंदी भाषा के माध्यम से ही है। तो जी महोदय। एक अनुवादक के लिए हिंदी भाषा के साथ साथ में अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान आवश्यक होता है। जी महोदय। तो आपको ऐसा लगता है कि चूंकि आपने स्नातक और स्नातकोत्तर इन दोनों स्तरों पे हिंदी ही पढ़ा है, तो आप एक अनुवादक के रूप में अपने कर्तव्यों के साथ न्याय कर पाएंगे? सर्वप्रथम मैं महोदय में ये कहना चाहूंगा
कि मेरा जो स्नातक का जो विषय था वो हिंदी भी रहा है, और उसमें एक एक विषय अंग्रेजी भी रहा, और एक विषय मेरा अ, इतिहास भी रहा है। तो मैंने ये तीनों विषय से पढ़ा, बट मेरा जो मुख्य विषय वो हिंदी रहा है, और मैंने जो प्रश्नातक की पढ़ाई की वो हिंदी विषय से ही किया है। तो मुझे लगता है मैं कक्षा 11 कक्षा 11वीं और 12वीं में भी मेरी विषय हिंदी और इंग्लिश दोनों रही है। तो मैंने दोनों विषय के रूप में ज्ञान प्राप्त किया है महोदय। ये जो विभाग है जिसके लिए आप साक्षात्कार के लिए आए हुए हैं, ईएसआईसी, जी तो महोदय। ईएसआईसी जो विभाग है इसका, इसकी उपयोगिता क्या है, एक तो ये, और दूसरा ये कि इस विभाग में एक अनुवादक की आवश्यकता क्यों और उपयोगिता क्या। सर्वप्रथम महोदय, मैं महोदय पहला क्वेश्चन को आप दोहरा सकते हैं, जो पहला क्वेश्चन थे। मतलब ये कि ईएसआईसी डिपार्टमेंट जिसके लिए आप साक्षात्कार देने के लिए आए हुए हैं, ये क्या करता है, इसका काम क्या है, और इस विभाग में एक अनुवादक के तौर पे, या इस विभाग को एक अनुवादक की आवश्यकता क्यों, और वहां पे एक अनुवादक की उपयोगिता क्या है। जी महोदय। महोदय, मैं जिस मैं विभाग में जा रहा हूँ उसका पूरा नाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम है। ये भारत सरकार के श्रम रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सर्वप्रथम इस महोदय, इसका कार्य जो भी संगठित क्षेत्र के जो भी कर्मचारी होते हैं उनको चिकित्सा हित लाभ प्रदान करना होता है। अर्थात तथा उनके जब वो सेवानिवृत्त होते हैं तो उनको एक मुफ्त राशि भी प्रदान की जाती है, तथा जब वो करने के दौरान जब उनका कोई भी विकलांगता आ जाती है, चाहे कोई भी उनका दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, तो उनको हित राशि हित लाभ के रूप में दी जाती है, तथा और भी बहुत प्रकार की हित लाभ प्रदान की जाती है। जहां तक बात है कि इस विभाग में एक अनुवादक, तो ऐसा भारत सरकार के संविधान में ही है। जो भी जो भी केंद्र सरकार के कार्यालय हैं, विभाग है और उसके निगम है, उनमें एक हिंदी अनुवादक की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी हमारी राजभाषा है और साथ साथ अंग्रेजी हमारी सह राजभाषा है। तो इन दोनों भाषाओं को लेकर चलना हमारा भारत सरकार का दायित्व है, और इस दायित्व का पालन करते हुए हर विभाग को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा का प्रयोग करते रहना चाहिए। तो इस संदर्भ में एक अनुवादक की जरूरत होती है, जो धारा 3(3) के अंतर्गत जो भी 14 दस्तावेज हैं उनका हिंदी अंग्रेजी अनुवाद किया जाना चाहिए। सूचना पट, नाम पट और सूचना पट, नाम पट, शीर्षक, मैनुअल, जो भी संहिताएं हैं उनका हिंदी अनुवाद का जरूरत पड़ती है। तो इस इस तरह हम देखते हैं कि कोई भी जो केंद्र सरकार कार्यालय है उसमें हिंदी अनुवादक की जरूरत पड़ती है। महोदय, आवाज नहीं आ संवैधानिक रही है। प्रावधानों में, संवैधानिक अनुच्छेदों में अनुवाद का जिक्र किस संदर्भ में आया है, उसके बारे में कुछ आप प्रकाश डालेंगे। अगर जैसे हम अनुवाद की बात करते हैं तो जी महोदय। जो संवैधानिक अनुच्छेद, जी महोदय। राजभाषा, आपने कुछ जी महोदय। संवैधानिक प्रावधानों की बात करी, तो किस संदर्भ में राजभाषा का जिक्र वहां पे आया। जी महोदय। सर्वप्रथम महोदय, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) में अनुवाद का जिक्र किया गया है। फिर महोदय, राज अ, अ, राजभाषा राजभाषा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम की धारा राजभाषा अधिनियम की धारा 5, राजभाषा अधिनियम की धारा 6, और महोदय राजभाषा हम नियम में आते हैं महोदय। तो उस राजभाषा नियम में नियम 5, हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देना। राजभाषा नियम 6 कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा का प्रयोग करना। और एक अनुच्छेद 348 में भी जिक्र किया गया, जहाँ पे उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय अधिनियम विधेयक और महोदय राजभाषा नियम 11 में भी किया गया है, जिसमें नाम पट, सूचना पट,
और जो भी प्रक्रिया मैनुअल संहिताएं और लेखन संबंधी सामग्रियां हैं, इस जगह पे मैंने पढ़ा है कि वहाँ पे अनुवाद का जिक्र किया गया है। कन्हैया जी, एक बात बताइए कि जब पहले से ही अ, केंद्र सरकार के कार्यालय जैसे कि ईएसआईसी की जो भी विभिन्न ब्रांच है और केंद्र सरकार के अतिरिक्त अन्य जो कार्यालय हैं, ये लोग पहले से ही अनुवादकों की भर्ती कर ले रहे हैं। अनुवादक जो उनके पास में आ रहे हैं वो पहले से ही अनुवाद में क्वालिफाइड है। उन्होंने अनुवाद सीखा है, अनुवाद पढ़ा है, अनुवाद की परीक्षा पास करके वे आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अलग से केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना करना और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के द्वारा अलग से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना, इसका इसकी क्या उपयोगिता है, इसकी क्या आवश्यकता है? तो क्या ये ऐसा है जी कि महोदय। सरकारी कार्यालयों में अनुवादकों के अतिरिक्त भी अनुवादक बनाए जाएं, या अनुवादकों के अतिरिक्त भी जो अन्य कर्मचारी हैं उनसे अनुवाद कार्य लिया जाए? क्या इस तरह का कोई योजना या इस तरह की कोई मंशा है इसके पीछे? सर्वप्रथम केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना 1971 में हुई थी। इसका स्थापना का उद्देश्य यह था महोदय कि केंद्र सरकार के कार्यालयों में किस प्रकार अनुवाद की प्रक्रिया चल रही है, तथा सरल सुगम अनुवाद हो रहे हैं कि नहीं, तथा विभिन्न प्रकार के जो मंत्रालय हैं उसमें अनुवाद प्रकार किस प्रकार चल रहा है, तथा उनका प्रचार प्रसार को बढ़ाया जाए। और हर विभाग में तो अनुवादक होते ही हैं। अनुवादक के अलावा और भी बहुत सारे भारत सरकार के कार्य होते हैं जिसमें अनुवादक की आवश्यकता पड़ती है। तो मुझे लगता है कि इस संदर्भ में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना उचित है महोदय। कोई ऐसी घटना बता पाएंगे अभी हाल फिलहाल में ऐसी कोई घटना हुई हो जहां पे ऐसा लगा हो कि अनुवादक, कोई एक ऐसी घटना जो राष्ट्रीय हित की घटना हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई घटना हो जहां पे लगा हो कि नहीं नहीं, अनुवादक तो बहुत आवश्यक होते हैं? तो महोदय, मैं ये इसमें बता सकता हूँ। जैसे मान लीजिए महोदय, जैसे कोरोना काल आया था महोदय, तो प्रधानमंत्री को सामने आकर देश को बहुत सारी सूचनाएं देनी हुई। जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो उस समय हम हमारे जो प्रधानमंत्री है महोदय, वो आते हैं टीवी पर और बताते हैं देशवासियों को। तो महोदय, जो प्रधानमंत्री हमारे होते हैं वो तो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हिंदी हमारी राजभाषा है। तो उस संदर्भ में हमको मुझे लगता है महोदय कि एक अनुवादक की जरूरत आवश्यकता जरूर पड़ती है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जब हिंदी भाषा में अपने बात को रखते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अहिंदी क्षेत्र हैं, जिनको हिंदी समझ में नहीं आती है, तो उनको लिए अंग्रेजी का अनुवाद को प्रस्तुत करना, जो बोल जब रहे हैं इस तरह के। जी, जब भारत में अभी एक वैश्विक सम्मेलन किया गया G20 के नाम से, जी महोदय। हाँ, उस जहाँ क्षेत्र। पर जी बहुत सारे अलग अलग देशों के प्रतिनिधि आए, बहुत सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए, तो जी महोदय। वहां पर भी काफी चर्चा में रहा था अनुवाद उस समय भी। जी महोदय। महोदय, हमारी हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, वो जो भी तत्कालीन प्रधानमंत्री है, उन्होंने जो G20 का सम्मेलन हुआ था, इसमें ऐसे तो 20 देश, सबकी भाषा अलग अलग होती है महोदय, ज्यादातर लोग अंग्रेजी तो हमारे जो विश्वास करते हैं, तो जो भी अपनी वार्तालाप करे, एआई टूल्स का भी प्रयोग किया है महोदय। मैंने यहाँ तक अच्छा, सुना है महोदय, क्योंकि बहुत। कोई ऐसा किसी ऐसे एआई टूल के नाम का उल्लेख करना चाहेंगे आप जिसका प्रयोग किया गया था G20 के दौरान, विशेषकर भाषा के संदर्भ? महोदय, भाषणी अनुवाद टूल्स है महोदय, अच्छा। जिसमें हम एक भाषा को हम बोलते हैं महोदय, तो उसमें कई भाषाओं में उसका अनुवाद प्रस्तुत हो जाता है। वो एक एआई एआई बेस्ड अनुवाद टूल्स है, इसके भाषणी अतिरिक्त अभी और भी अनुवाद कुछ टूल। अनुवाद टूल्स हैं जिसके बारे में आप बता सकते हैं जो हाँ महोदय, एआई बहुत बेस्ड सारे हैं हैं। या फिर? कं, जी महोदय, कंठस्थ 2.0 है महोदय, कंठस्थ है, मंत्र है, श्रुत लेखन है, ई महास बहुत सारे हैं महोदय। तो क्या अंतर है एक मानव अनुवादक में और एक मशीन अनुवाद में या एक एआई बेस्ड अनुवाद में? क्या आपको लगता है कि क्या मूल अंतर है? कैसे दोनों भिन्न हो सकते हैं एक दूसरे महोदय, से? जी महोदय,
मैं ऐसा मानता हूँ, जो कार्य मानव कर सकता है वो एक मशीन नहीं कर सकता महोदय। दोनों में तो बहुत अंतर होता है। जैसे मानव मानवीय एक मशीन है ना महोदय, वो मानवीय संवेदना को नहीं समझ सकता है, बट एक मनुष्य मानवीय संवेदना को समझ सकता है। जैसे जब भी एक जब एक अनुवादक अनुवाद करता है तो उसमें छिपे भाव को पहचानता है, और उस भाव को जब आप वो स्रोत भाषा से लक्ष्य बात। जी, जी महोदय। इसी बात को आप किसी उदाहरण के माध्यम से हमें समझा सकते हैं जो आप कहना चाहते हैं? अ, जी महोदय, जैसे हम लोग आई स्टैब्लिश ए प्लांट, जैसे हम बोल सकते हैं ना, तो हम कह सकते हैं कि मैंने एक पौधा स्थापित पौधा स्थापित किया। तो प्लांट का एक प्लांट होता है महोदय, जैसे एक कारखाना जो होता है, तो उस संदर्भ में कह सकते हैं प्लांट। बट हम कोई लोग कह सकते हैं कि वो प्लांट को पौधे के रूप में ले सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि मशीन इस तरह का अनुवाद को समझता होगा, बट एक मनुष्य इस तरह का अनुवाद को समझता होगा कि प्लांट उस किस संदर्भ में बोल रहा है, एक कारखाने के संदर्भ में बोल रहा है कि एक पौधे के संदर्भ में बोल रहा है। एक सेंटेंस में बोलता हूँ। जी महोदय। इन द सेमिनार वी प्रेजेंटेड द चीफ गेस्ट अ फ्लावर पॉट। लास्ट वाला जो वाक्य वी प्रेजेंटेड द शब्द चीफ को गेस्ट दोहराएंगे। अ फ्लावर पॉट। अ, हम्म, अ, अ, संगोष्ठी में मैम, संगोष्ठी में सर, चीफ गेस्ट मतलब मुख्य अतिथि प्लांटेड। हाँ, एक संगोष्ठी में चीफ गेस्ट ने एक पौधे पौधे का रोपण किया। नहीं नहीं, आपने पूरा सेंटेंस नहीं सुना ठीक से। सेंटेंस कुछ को इन द हाँ, सेंटेंस सेमिनार, को। इन द सेमिनार we presented the chief guest a flower pot. महोदय, एक एक संगोष्ठी में हम एक संगोष्ठी में हम लोगों ने चीफ चीफ गेस्ट, जो मुख्य अतिथि है, उसको एक फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। अच्छा, तो ये फ्लावर पॉट और फूलों का गुलदस्ता, और एक शब्द हम लोग प्रयोग में लेकर के आते हैं, बुके, जिसको हम बुके कहते हैं, बुके। जी महोदय। तो बुके, फ्लावर पॉट, फूलों का गुलदस्ता, इन शब्दों में अनुवाद के आधार पे क्या समतुल्यता है? महोदय, अगर जब हम एक पोट की बात करते हैं तो एक एक पात्र में एक पौधा लगा हुआ में प्रतीत होता है। और जब एक बुके का करते हैं तो एक फूलों का जो गुलदस्ता होता है सजाया हुआ, वैसा बिल्कुल प्रतीत होता है। बिल्कुल, जैसा आपने गुलदस्ता शब्द जो प्रयोग किया, तो अगर हम फ्लावर पॉट हमने प्रेजेंट किया, तो हम कैसे उसको कह सकते हैं अगर हमें उसका अनुवाद करें? महोदय, हम्म, एक फूलों का गमला ऐसे कह सकते हैं महोदय। एक सेंटेंस में फूलों का आपको गमला बताता हूँ। भेंट किया। जी, एक सेंटेंस में जी आपको महोदय। बोलता हूँ अजय जी कि डिकेड आफ्टर द इंसिडेंट, डिकेड आफ्टर द इंसिडेंट, कोर्ट सेड टू रूल ऑन रेशनलिस्ट मर्डर। इसको आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। डिकेड आफ्टर द इंसिडेंट, कोर्ट सेड टू रूल ऑन रेशनलिस्ट मर्डर। ये एक सेंटेंस है। महोदय, मैं तो इसको लिख कर हाँ हाँ बिल्कुल, आप लिख करके अगर हमें इसका अनुवाद बता सकें कि क्या है इसका अनुवाद। महोदय बोलिएगा महोदय। डिकेड आफ्टर द इंसिडेंट, द कोर्ट सेड
to rule. The court said to rule on rationalists murder. अ, महोदय, इंसिडेंट के कई दशक के बाद न्यायालय ने कहा कि जो रूल है रैशनलिस्ट मर्डर के, ऐसे ही द कोर्ट स्टेट टू दी रूल ऑन द नेशनलिस्ट मर्डर, जो आई थिंक जो सीरियल मर्डर होते हैं वो, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इंसिडेंट के दुर्घटना के दशक बाद। हेलो। महोदय। रेशनलिस्ट हेलो। के लिए आपने शब्द प्रयोग किया था। रेशनलिस्ट मर्डर मतलब जो रंग भेदिए, ऐसे कुछ होता है क्या महोदय? इंसिडेंट के दशक बाद न्यायालय ने कहा कि जो भी नियम है रेशनलिस्ट मर्डर, मुझे तो यही आ रहा है महोदय, माफ कीजिएगा। अच्छा, रंग भेदिया जो आपने शब्द कहा, रंग भेदिया या नस्ल भेदिया, इसके लिए क्या हम लोग शब्द हाँ हाँ, नहीं। अंग्रेजी के में इसके लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं? जो रेशनलिस्ट होते हैं ना, मुझे भी वो शब्द मेरे उसके लिए रेस नहीं आ पा रहा। शब्द प्रयोग है, रेस, RACE, रेश। तो उसके लिए फिर रेस से रेसिज्म हो जाता है या रेसिस्ट हो जाता अरे है सच्ची ना, वह एक जी अलग महोदय। हाँ शब्द है। रेशनल का हाँ हाँ मतलब, रेशनल का मतलब क्या हुआ? रेशनल को हम क्या कहेंगे हिंदी में? महोदय, ये शब्द चलिए, का कोई बात। ध्यान नहीं आ पा रहा। जी, जो है। अह, हिंदी साहित्य आपने काफी, 5 साल लगभग आपने हिंदी साहित्य पढ़ा है तो नहीं जी? 3 साल अपने जी स्नातक महोदय, जी और दो महोदय। साल आपने परास्नातक में। हिंदी साहित्य में अनुवाद की अगर हम बात करें, तो जो हिंदी साहित्य हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें अनुवाद की क्या महत्ता या अनुवाद की क्या जगह मानी जाती है? या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अनुवाद कार्य जो हुए हैं, या कुछ ऐसा साहित्य, जी कुछ ऐसी महोदय। कृतियां, कुछ ऐसी रचनाएं जिनके अनुवाद ने एक अलग ही मानदंड, एक अलग ही आयाम स्थापित कर दिए? ये थोड़ा सा हम लोग, जी जो हमारा व्यवहारिक अनुवाद है उससे हट करके यदि हम साहित्यिक अनुवाद की बात करें, तो इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? महोदय। महोदय, जैसे कि अनुवाद के कई भाग होते हैं, उसमें से एक भाग ये भी होता है साहित्यिक अनुवाद। तो बहुत सारे जो लेखक रहे हैं महोदय, उन्होंने अपनी भाषा में कुछ उपन्यास, हमें विशिष्ट कहानियां बताइए लिखी कन्हैया हैं। जी, हमें कुछ विशिष्ट बताइए, हम जी महोदय। कुछ स्पेसिफिक जी बताइए। महोदय। जैसे महोदय, हमें सेवा सदन को ले सकते हैं महोदय। जो प्रेमचंद जी है ना, प्रेमचंद जी, उन्होंने अपने जो सेवा सदन उपन्यास है, सर्वप्रथम उसका उसको उन्होंने उर्दू भाषा में लिखा था, हुस्न बजारे के नाम से। बाद में उसका हिंदी अनुवाद उन्होंने सेवा सदन के रूप में, हिंदी अनुवाद सेवा सदन नाम से किया था। गीतांजलि, जिन बांग्ला भाषा में लिखा था, उसका अंग्रेजी अनुवाद भी किया गया। इसलिए वो पूरे विश्व भर में जा सका। जब तक अनुवाद नहीं हो पाता, शायद मुझे नहीं लगता था गीतांजलि के सार्थकता, जो यथार्थ को लोग देख पाते हैं। तो
वो एक बहुत बड़ा अनुवाद का एक बहुत बड़ा उदाहरण रहा है। और भी आप बहुत सारे हैं। यशपाल सिंह। जी, आप पश्चिम बंगाल से रहने वाले हैं कन्हैया जी। अ, जी महोदय। अनुवाद की जब बात आएगी तो क्या हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी के अतिरिक्त बांग्ला से हिंदी या हिंदी से बांग्ला अनुवाद क्या उतनी ही दक्षता से कर पाएंगे आप? जी महोदय, मैं कर पाऊंगा। मुझे क्योंकि मैं बचपन से बंगाल में रहा हूँ, मेरी जन्म यहीं पे हुई है। तो मुझे अंग्रेजी, हिंदी और बांग्ला तीनों भाषा का ज्ञान है महोदय। मैं बोल पाता हूँ, मैं लिख भी पाता हूँ महोदय। क्योंकि जब हमारे यहाँ पे क्या है महोदय, कि कक्षा 8 तक ना महोदय बांग्ला भाषा को पढ़ाया जाता है। कक्षा 5वीं से लेकर कक्षा 8वीं तक एक पूरे एक सब्जेक्ट के रूप में, एक विषय के रूप में बांग्ला भाषा की शिक्षा दी जाती है वहाँ पे। ये अनिवार्य होता है हर विद्यार्थी के लिए। तो मुझे यहाँ पे लिखना पढ़ना दोनों सिखाया गया था। तो मुझे ये तीनों भाषा का ज्ञान है। ठीक है कन्हैया जी, आप जा सकते हैं। धन्यवाद सर। चलिए बहुत बढ़िया कन्हैया जी, एक बार फिर से आपका फीडबैक सेशन में स्वागत है। अच्छा रहा आपका, आपने मॉक इंटरव्यू बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में मॉक इंटरव्यू दिया। जी, आपके जी धन्यवाद। लग रहा था कि आपने काफी तैयारी करी है अपने इस साक्षात्कार सेशन के लिए। मुझे लग रहा है कि आप बहुत हद तक इंटरव्यू यूपीएससी के साक्षात्कार के लिए तैयार हैं। और मुझे कहीं बहुत ज्यादा कमी नहीं लगी, आपका आपकी डिलीवरी बहुत अच्छी थी। जब भी आप प्रश्न के उत्तर को समाप्त करते हैं ना, तो आपको एक इंडिकेशन रखना है, ऐसा लगे कि आप अब अपने उत्तर को समाप्त कर रहे हैं, ताकि सामने वाले को प्रश्न जी पूछने का इंडिकेशन मिल सके। तो कई बार ऐसे लग रहा था जी जैसे महोदय। आपका उत्तर, मतलब जो प्रवाह में ना लगातार चलता ही जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसका स्टॉप, फुल स्टॉप कहाँ आएगा वो पता नहीं चल रहा था। तो ये एक जी महोदय। तो इसमें क्या होता है कि चूंकि पैनल के पास बहुत समय है नहीं, 15 17 18 मिनट में आपका इंटरव्यू हो जाना है, तो कई बार जो है वे लोग बीच में उनको कट करना पड़ता है, और फिर उससे क्या होता है कि आप जो भी चीजों को आप व्यक्त करना, जो भी बातों को व्यक्त करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा कमी रह जाती है, और ऐसा लगता है कि जो मूल बात मुझे कहनी थी वो तो मैं कह ही नहीं पाया, तब तक इन्होंने काट दिया, तब तक इन्होंने अगला क्वेश्चन पूछ लिया। तो जी महोदय। आप जी महोदय। अनावश्यक जो भूमिका आपके उत्तरों में कहीं कहीं मुझे देखने को मिली, उसे कम करें। अनावश्यक भूमिका की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये बहुत कट शॉर्ट इंटरव्यू चलेगा, 15 18 मिनट में खत्म कर दिया जाएगा। तो अनावश्यक भूमिका ना रखें, सीधे सीधे सवाल के जवाब पे हैं, सीधे प्रश्न के उत्तर पे हैं। मैंने आपसे सीधे सीधे ये पूछा कि केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की क्या उपयोगिता है, जब सीधे सीधे हम अनुवादक भर्ती कर रहे हैं। तो फिर आपने उसकी स्थापना और इन सब चीजों के बारे में, तो मतलब ये सब चीजें जो है ना, थोड़ा सा इसको हमें ध्यान रखना। और बाकी ठीक है, आपसे जैसे पूछा गया कि क्या आप बांग्ला से भी अनुवाद कर सकते हैं या कर पाएंगे, जो भी है, तो इसमें थोड़ा सा आपको डिप्लोमेटिक होकर जवाब देना है, क्योंकि आप एक हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी अनुवादक के तौर पे चयनित हुए हैं। तो आप कर तो सकते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पे शायद उस स्तर का अनुवाद आप ना कर पाए जिसकी आवश्यकता प्रशासनिक कार्यों में होगी, है ना। सामान्य तौर पे आप अनुवाद कर पाए, तो किसने बोला उसका अनुवाद करके बता दिया, तो वो आप कर पाए, लेकिन उस स्तर पे कर पाना शायद थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको डिप्लोमेटिक जवाब इस तरह के प्रश्न का देना होगा। बाकी बहुत अच्छा रहा। अगर मुझे आपको स्कोर करना हो इस पूरे इंटरव्यू में, तो मैं आपको अराउंड 55 नंबर के आसपास में जरूर मैं आपको स्कोर करूंगा। अच्छी तैयारी है आपकी, इसको जारी रखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि सर, बहुत आपका अच्छा जो आपका डेली साक्षात। सेशन होता है उससे ही, जो आपका जो डेली सेशन होता है उससे ही बहुत ज्यादा लाभ हुआ। मैं उसी की वजह से इतना प्रिपेयर्ड हो पाया सर। जी इसके लिए बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत महोदय, एक बहुत क्वेश्चन शुक्रिया। सा मेरा रहा है। इसको रिकॉर्डेड से हटा देते तो एक बात पूछना था मेरे को। ठीक है, चलिए बहुत बहुत आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी परीक्षा के लिए, आपके धन्यवाद। साक्षात्कार के लिए, और आप शीघ्र ही चयनित होकर के और एक अनुवाद अधिकारी के तौर पे फिर हम लोग मिलेंगे एक दूसरे से अपने टॉपर स्टॉक से।